नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे ब्लॉगर्स पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है CBT 1 NTPC CBT 1 के जो है एक दूसरे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 7 मार्च का था सेकेंड शिफ्ट में। और 7 मार्च सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को, जो कि क्वेश्चन पेपर का वीडियो है, अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, साथ ही जो क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं, तो ये आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही जो स्टूडेंट NTPC CBT 2 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो रेलवे का एग्ज़ाम, खास करके अगर ग्रुप डी की बात करें, वहीं NTPC की बात करें, तो ये TCS के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों TCS का एक जो है फिक्स पैटर्न होता है, वो अपने पैटर्न पर ही जो है क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इन क्वेश्चन को आसानी से देख लेते हैं और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, तो आपके CBT 2 एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 7 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट में, वो करंट अफेयर से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्लेषण रिपोर्ट आधारित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2020 के मुताबिक इनमें से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है WHO के अनुसार, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि कानपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है। ये आपके सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि कानपुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। वहीं गंगा नदी के किनारे बसा भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि गंगा नदी के किनारे बसा भारत का सबसे बड़ा शहर जो है वो भी कानपुर ही है। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है। वहीं अगर दोस्तों हम सेकंड ऑप्शन की बात करें दिल्ली, तो दिल्ली दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। वहीं दोस्तों कराची जो है वो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा शहर है। साथ ही लाहौर भी जो है पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछा गया था एक तरह से। ठीक है दोस्तों। लैंग्वेज चेंज था लेकिन उसके पूछने का मतलब जो था वो वही था, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देहरादून हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो है वो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान स्थित है, और साथ ही जो है औषधि अनुसंधान संस्थान भी जो है वो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं और चिकनकारी का शहर भी जो है लखनऊ को कहा जाता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें दिल्ली की, तो दोस्तों दिल्ली आपको पता है कि यमुना नदी के किनारे स्थित है, और मलेरिया अनुसंधान संस्थान यह भी दिल्ली में स्थित है। साथ ही एम्स का मुख्यालय यह भी कहाँ पर स्थित है, तो एम्स का मुख्यालय जो है यह भी दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान और भारतीय सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय भी जो है वो दिल्ली में स्थित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम कोलकाता की बात करें तो दोस्तों कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे है, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। और कोलकाता में जो है वो भारत का सबसे बड़ा टायर पार्क भी स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा जो है सोलर ट्री, यह भी जो है कोलकाता में ही स्थापित किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो करंट अफेयर से संबंधित पूछा गया था, कि इसमें डैश आपको फिल करना था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा
विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन का उपयोग पुस्तकालयों में इन हाउस गतिविधियों के ऑटोमेशन और विभिन्न ऑनलाइन सदस्य सेवाएं प्रदान करने में किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ई ग्रंथालय होगा। ठीक है दोस्तों, ई ग्रंथालय इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसमें फिल करना है कि ई ग्रंथालय जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ई ग्रंथालय। दोस्तों ई ग्रंथालय से आपको और याद रखना है एक पॉइंट कि ई ग्रंथालय की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ई ग्रंथालय की शुरुआत जो है वो उत्तराखंड राज्य द्वारा भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य द्वारा भी इसकी शुरुआत की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्यूटर से संबंधित पूछा गया था। दोस्तों CBT 1 के एग्ज़ाम में जो है हर शिफ्ट में जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर से संबंधित पूछे गए थे हर सिटिंग में। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में खास करके CBT 2 एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के संदर्भ में ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओपन डेटा बेस करेक्शन। क्या दोस्तों, ओपन डेटा बेस करेक्शन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से संबंधित पूछा गया था कि अक्टूबर 2019 में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के एक्सोस्फीयर पर कौन सी अक्रिय गैस का पता लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्टूबर 2019 में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था, उसके जो है एक्सोस्फीयर में जो है कौन से अक्रिय गैस का पता लगाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्गन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के एक्सोस्फीयर में अक्रिय गैस आर्गन का पता लगाया गया था, इसको आपको याद रखना है। अगर दोस्तों हम बात करें आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो दोस्तों आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसका जो चिन्ह होता है वो AR होता है। ठीक है दोस्तों, आर्गन का जो चिन्ह होता है वो AR होता है। वहीं अगर हम बात करें कि इस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 288 होता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही अगर हम इसकी संयोजकता की बात करें कि आर्गन की संयोजकता कितनी होती है, तो दोस्तों आर्गन की संयोजकता जो है वो 2 होती है। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो लगभग जो है वो 36 के करीब जो है आर्गन का जो है परमाणु द्रव्यमान होता है। वहीं अगर दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें क्रिप्टॉन की, ठीक है दोस्तों, तो क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 36 होता है। ठीक है दोस्तों, और क्रिप्टॉन को जो है वो KR से डिनोट किया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। नियोन की बात करें दोस्तों तो नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। इसकी संयोजकता की बात करें तो नियोन की संयोजकता भी जो है वो 2 होती है, इसको आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों अगर हीलियम की बात करें तो दोस्तों हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है। हीलियम को He से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, He से इसको डिनोट करते हैं। वहीं दोस्तों हीलियम में जो है 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2 होता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी संयोजकता भी जो है वो 2 होती है, इसको आपको याद रखना है। आई होप इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिली होगी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था का G का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, यानी कि स्मॉल g का मान जो है अधिकतम कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ध्रुवों पर। दोस्तों स्मॉल g का मान जो है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जो है वो g का मान क्या होता है, घटता है। और साथ ही जो है g का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है, इसको भी आपको याद रखना है कि स्मॉल g का मान जो है न्यूनतम जो है वो विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ दोस्तों, विषुवत रेखा पर होता है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा भी जिसको कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि पृथ्वी की गति को बढ़ा दिया जाए, यानी कि पृथ्वी की गति को अगर बढ़ा दिया जाए तो g का मान जो होता है वो घट जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पृथ्वी की गति को कम कर दिया जाए तो g का मान जो होता है
वो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, और स्मॉल जी का मान कितना होता है यह भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो स्मॉल जी का जो मान होता है वो 9.8 होता है, और इसका जो मात्रक होता है या इसको हम किस में डिनोट करते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम बात करें कि एक स्मॉल जी होता है और एक कैपिटल जी होता है। कैपिटल जी का मतलब क्या होता है, तो एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। और कैपिटल जी की खोज किसने करी थी, तो कैपिटल जी की खोज जो है वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। जबकि कैपिटल जी का मान किसने दिया था, हेनरी कमेंडिस के द्वारा किया गया था। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कैपिटल जी की खोज तो न्यूटन ने करी थी, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो हेनरी कमेंडिस के द्वारा जो है वो दिया गया था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है, यानी कि भूटान जो है किस भारतीय राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा राज्य जो है वो भूटान के साथ जो है वो सीमा नहीं बनाता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर भूटान की बात करें तो भूटान की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो थिम्पू है। और भूटान की करेंसी क्या है, तो नगलत्रुम है। और भूटान के वर्तमान में अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो लोटय तसेरिंग है। ठीक है दोस्तों, लोटय तसेरिंग जो है भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इसको भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, तो कोलकाता है। असम की कैपिटल क्या है, तो दिसपुर है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। और साथ ही सिक्किम की कैपिटल क्या है, तो गंगटोक है। इसको अभी आपको याद रखना है। दोस्तों जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको भी आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो करंट अफेयर से संबंधित पूछा गया था कि अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 यानी कि ऑल इंडिया टाइगर एंटीमेशन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या जो है सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, तो 2018 के जो टाइगर रिपोर्ट आया था उसके अनुसार किस भारतीय राज्य में जो है बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है बाघों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। इसको आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश को जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जो है मध्य प्रदेश को जाना जाता है। साथ ही भारत का हृदय भी जो है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है भोपाल है। और भोपाल में ही जो है एक भोजताल भी स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, रुद्र सागर झील यह किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों रुद्र सागर झील भी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल देहरादून है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल की बात करें तो रायपुर है। और कर्नाटक की कैपिटल जो है वो बेंगलोर है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोलैक्टिन जो है आपका एक पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जबकि एब्सिसिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया और साथ ही एथिलीन जो हो गया वो पादप हार्मोन है। ठीक है दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो बौने पौधों को लंबा कर देता है। साथ ही जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, ठीक है दोस्तों, वो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है वो पौधे की वृद्धि दर को नियंत्रित करता है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि एकमात्र हार्मोन जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि एकमात्र हार्मोन जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है वो एथिलीन हार्मोन्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। और फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो एथिलीन हार्मोन्स ही जो है वो फलों को पकाने में सहायक होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो भी साइंस से पूछा गया था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को जो है
वो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरित करता है वो डायनेमो करता है। कौन दोस्तों? डायनेमो करता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो संविधान से पूछा गया था कि भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटों आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यानी कि राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के संबंधित जो अनुसूची है वो किसमें वर्णित है? जो आपका चौथी अनुसूची है उसी में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का प्रावधान किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, पहली अनुसूची, तो दोस्तों संविधान की जो पहली अनुसूची है वो राज्य और उसके क्षेत्र से संबंधित आता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है। 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो दल बदल से संबंधित है। वहीं दोस्तों अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो छठवीं अनुसूची में जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जो है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। और WHO डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 अप्रैल को जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें कृत्रिम ताजे पानी की झील पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शिवाजी सागर झील हो जाएगा। यानी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की जो झील है वो शिवाजी सागर झील है। इसको आपको याद रखना है। जबकि अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो ये जो है वो बुलर झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो यह जो है वो चिल्का झील है, जो कि किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, कोलेरू झील, यह किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। और नैनीताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। और कोडई झील जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह भी करंट अफेयर से संबंधित पूछा गया था कि पहली बुलेट ट्रेन भारत के कौन से शहर के बीच चलाए जाने की उम्मीद है? यानी कि जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है वो किन शहरों के बीच चलाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था वो मुंबई और अहमदाबाद शहर के बीच पारित किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस स्थान से है? ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस स्थान से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहीं श्रीरंगपट्टनम किससे संबंधित हो सकता है? तो यह जो है वो टीपू सुल्तान और हैदर अली से संबंधित है, क्योंकि जो मैसूर की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है दोस्तों, वहीं पावापुरी की बात करें तो पावापुरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है क्योंकि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी, उनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें कि बारदौली किससे संबंधित है, तो दोस्तों बारदौली जो गुजरात में स्थित है और यह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदौली सत्याग्रह किया गया था 1928 ईस्वी में,
उससे संबंधित है। और उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चले दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1576 ईस्वी में जो है वो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। और किसके बीच लड़ी गई थी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो मान सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, मान सिंह के द्वारा मुगल सेना का नेतृत्व किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चले दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।